नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हर किसी को इंतजार है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। इसको लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उसमें तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी हो सकता है फिर से यहां से चुनाव लड़ जाए। रायबरेली को लेकर भी ऐसी ही आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी हो सकता है चुनाव लड़े वहां से, या फिर हो सकता है कोई और लड़े। वरुण गांधी तक की बात हो गई। तो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इस सस्पेंस के बीच में आखिरकार ऐसा कौन सा राज है जिसके चक्कर में इस अमेठी और रायबरेली की सीट से पर्दा नहीं हटाया जा रहा है, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या बात है आखिरकार, क्यों अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी तक, क्योंकि पहले के अगर इतिहास देखें तो इन दो सीटों पर तो सबसे पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा होती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है, क्या वजह है? उत्तर प्रदेश में हिमांशु 17 सीटें हैं जो कि कांग्रेस को लड़नी है। जो गठबंधन हुआ था उसके तहत समाजवादी पार्टी से 17 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 15 पर नाम घोषित हो चुके हैं, 2 नाम अभी भी आने बाकी हैं। अमेठी से कौन होगा प्रत्याशी और रायबरेली से कौन होगा प्रत्याशी। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये जो 2 नाम होंगे ये खास हैं, इसीलिए रोका गया है। अगर किसी और को लड़ाना होता तो उसे लड़ने का समय दिया जाता और उनके नाम समय से पहले घोषित कर दिए जाते। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको समय की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि कोई ऐसा नाम आने वाला है जिसको कि उतने समय की ज़रूरत नहीं है जितना कि दूसरों को होता। भाई, नए नाम को तो आप पहले घोषित करते हैं ना। दूसरी बात ये भी है कि अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली ही लिस्ट में घोषित किया। तो जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस भी किया करती थी। अमेठी रायबरेली का नाम 2019 में पहली ही लिस्ट में था। तो अभी तक अगर इंतज़ार किया जा रहा है तो बड़ा स्पष्ट है कि कुछ विशेष है। 17 में से 15 नाम घोषित कर देने के बाद 2 नामों पर एकदम खामोशी, सन्नाटा, चुप्पी छाई हुई है। और बार बार ये प्रश्न अपने अपने तरीके से हर पत्रकार पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। बीच में एक ये खबर भी आ गई रॉबर्ट वाड्रा वाली, और जिस रास्ते आई उसी रास्ते चली भी गई, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्विंस कांग्रेस के लोग भी नहीं हैं। उन्हें लगता है, रॉबर्ट वाड्रा को लगता है कि उनकी उम्मीदवारी में दम हो सकता है और किसी को भी लग सकता है, लेकिन कांग्रेस में जो नेता हैं उनको लगता है कि उनकी उम्मीदवारी मजबूत हो, ऐसा नहीं है। तो जाहिर है कि अभी भी वो जगह खाली है, कौन लड़ने वाला है। और ऐसे में कुछ नई बातें सामने आई हैं और वो आपको ये कन्विंस करती हैं कि दरअसल एक गेम प्लान है कांग्रेस के पास। कांग्रेस का गेम प्लान क्या है वो तो हम जानेंगे ही। वायनाड से राहुल गांधी ने अपनी दावेदारी फिक्स कर दी है, दूसरे चरण में वहां पर वोटिंग भी हो जाएगी। तो इंतजार किस बात का हो रहा है कि अमेठी से वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वायनाड से तो चले ही गए हैं, वहां की जनता उनको जिता ही चुकी है पिछली बार भी जब वो अमेठी से हार गए थे। देखिए, वायनाड एक ऐसी सीट के तौर पर सामने आई राहुल गांधी के लिए कि भले ही वो हार गए अमेठी से 2019 में, लेकिन केरल में 20 सीटें हैं और 20 में सबसे बड़ी मार्जिन से वायनाड में जीत हुई थी और जीतने वाले राहुल गांधी थे। 4 लाख से ज़्यादा मतों से वो जीते थे और भारतीय जनता पार्टी को लाख मत भी नहीं आया था, 78,000 के आसपास आया था मत। तो वायनाड उनके लिए एक सेफ सीट मानी गई, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा है, इसीलिए राहुल गांधी वहाँ जाते हैं। पर इस बार ज़रा पेंच आ गया। इस बार पेंच ये आया कि सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा सबसे बड़े नेता हैं सीपीआई के, तो उनकी पत्नी है एनी राजा। एनी राजा ने पर्चा भर दिया वायनाड से। तो राहुल गांधी बनाम बीजेपी अब नहीं, राहुल गांधी बनाम एनी राजा है। वहाँ लेफ्ट की पहले भी उस बार भी लड़े होंगे कोई, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे
और बीजेपी तो वैसे भी तीसरे नंबर पर आई थी। नहीं, डी राजा तो जब मंच शेयर करते हैं साथ में, तो उनकी पत्नी अगर राहुल गांधी के ही खिलाफ चुनाव इसी लड़े, को कहते हैं धर्म संकट आ जाना। अब उनकी पत्नी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं पिछले दिनों इंटरव्यू कर रहा था सीताराम येचुरी का, तो इस बात पर उनको खासी नाराज़गी थी कि आखिर क्या है वजह, जब गैर भाजपा दलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ा जाए इस बात की तैयारी है, और आप वाम दलों से कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो अनुचित है। तो हमने पूछा कि क्या आपने राहुल गांधी को ये बातें कही? बोला कि हाँ, हमने कहा उनको ये बात, लेकिन हमसे अगर पूछते और हमसे राय मशवरा लेते तो मैं तो उनको कहता कि कभी आप वहाँ से नॉमिनेशन फाइल मत कीजिए। तो ये तो मिस कम्युनिकेशन दिखाता है ना इंडिया गठबंधन के बीच में। नहीं, पर कोई आदमी सिटिंग सीट क्यों छोड़ देगा अपनी? दूसरा पक्ष उसका ये भी है। चलिए, एनी राजा पहुँच गई हैं वहाँ लड़ने के लिए, वो सीपीआई जनरल सेक्रेटरी की पत्नी हैं और वो खुद भी एक एक्टिविस्ट हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से मिसकम्युनिकेशन है, ये तो डी राजा की तरफ से भी मिसकम्युनिकेशन है ना, कि आपने कैसे उतार दिया जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं केरल के, उसको आपको अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। अच्छा, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी हैं, बट वहां पर अगर कोई पक्ष और प्रतिपक्ष है तो वो लेफ्ट और कांग्रेस है। यूडीएफ और एलडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की मुखिया कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के वाम दल और उसके सहयोगी, और वाम दलों में सबसे मजबूत वहां पर सीपीआई, सीपीएम। तो ऐसे में वहां पर अपने सत्ता में आने के लिए अपने आप को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा पाते हैं कांग्रेस और लेफ्ट, इसीलिए पूछने का सवाल नहीं था और इसीलिए वो चली गई और लड़ गई वहां से। पर एक मोरल प्रेशर कैसे बनाया जाता है? देखिए, इलेक्शन एक तो जमीन पर लड़ा जाता है और दूसरा दिमाग में भी लड़ा जाता है। तो किस वक्त आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं और किस कैंडिडेट के खिलाफ करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब देखिए, आप दिल्ली में 3 सीटें हैं, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। आप उत्तर प्रदेश की 2 सीटों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 3 सीटें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं और गुणागणित तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और संजय सिंह से जेल से निकलने के बाद के हालात बने हैं, बहुत नए समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं और इस कारण से कांग्रेस अपना वक्त ले रही है कब किस वक्त डालना है। तो अब बात राहुल गांधी की अगर आपको हम बताएं तो वायनाड से, जैसा कि आपने बताया, पर्चा दाखिल हो गया 4 तारीख को, यानी कि बुधवार को उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। उसी दिन एनी राजा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। अगले दिन यानी कि 5 तारीख को स्मृति ईरानी कहीं पहुंची थी और उन्होंने मदद किया। के सुरेंद्र वहाँ के जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उनका पर्चा वायनाड से दाखिल करा दिया और बहुत भाषण भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि वहाँ से ये आए हैं, यहाँ भी राहुल गांधी को हार मिलेगी। ये सब हो गया। अब चुनाव की तैयारी है। चुनाव है दूसरे चरण में। दूसरा चरण है 26 अप्रैल को। पहला चरण है 19 को, दूसरा 26 को। यानी कि वायनाड का जो चैप्टर है वो बंद हो जाएगा 26 को। नाम वापसी होगी किसी की, मुझे नहीं लगता है। एनी राजा भी लड़ रही हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। अभी सुरेंद्रन की बात नहीं करते हैं, वो तो लड़ेंगे। नाम वापसी इन दोनों में से कोई नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दोनों में से किसी एक को जीतना है और हालांकि फाइट पिछली दफा जैसा आसान नहीं है, पर राहुल गांधी के जीत की संभावना मानी जा रही है कि प्रबल है। 26 तारीख को, जैसा आपने बताया, चैप्टर वहां का क्लोज होता है। अब आ जाइए अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में मतदान है, 5th फेज। वायनाड में दूसरे चरण का मतदान, अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण का मतदान। पर्चा दाखिल करने की तारीख शुरू होती है 27 अप्रैल। 26 अप्रैल को उधर खत्म, 27 अप्रैल को अमेठी में पर्चा दाखिल करने का सिलसिला शुरू, जो कि जाएगा 3 मई तक। और यही खेल है। तो इधर वायनाड में जहां वोटिंग हो जाएगी
उसके बाद अमेठी के लिए या फिर रायबरेली के लिए कैंडिडेट घोषित करके उनका पर्चा दाखिल करने की जो हफ्ते भर की प्रोसेस होती है उसमें वो प्रोसेस किया जाएगा और फिर दोबारा राहुल गांधी अमेठी आ जाएंगे, हम ये मान के चलें? बिल्कुल यही कहानी है और यही पटकथा है। वायनाड में डिस्टर्बेंस नहीं हो इस बात को लेकर कि राहुल गांधी उस सीट के अलावा भी कहीं से लड़ रहे हैं, ये जानकारी सार्वजनिक हो जाने से पिछली दफा नुकसान हुआ था। 50-55 हजार से जो हार हुई अमेठी में, वो इस वजह से हुई क्योंकि खबर फैल गई कि उन्होंने एक सेफ सीट तलाश लिया है, वायनाड केरल जा रहे हैं वो। तो अचानक से वायनाड जाने की जो खबर आ गई तो अमेठी में बहुत लोगों का विश्वास उन पर से हट गया, यार ये क्या किया उन्होंने। और कांग्रेस वाले मानते हैं कि ये मिस हैंडल हुआ, रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजी के तौर पर मिस हैंडल हुआ। राहुल गांधी ही लड़ेंगे अमेठी, लेकिन किस तरह से इस खबर को सतह पे लाया जाए उसके लिए बहुत ही नीतिगत तैयारी की गई है। क्या शंका है कि अगर हमने अमेठी अभी कर दिया तो वायनाड भी चला जा सकता है? क्या ये शंका है? देखिए, आप उस रिस्क को कवर करना क्यों चाहते हैं जब इलेक्शन कमीशन ने आपको उस तरह से बना करके दे दिया है? हाँ, मौका तो दे दिया है, मौका, ये तो बात है। तो फिर आप उसको यूटिलाइज करिए। रणनीति तो यही होती है ना कि आपको खामोशी से चुपचाप अपना आप काम करना है। जो तारीखें आ गई हैं उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। सब कुछ तय हो गया कि भाई 5वां चरण का मतदान होना है 20 मई को, 20 मई, और उसके लिए जो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल है वो 27 अप्रैल से शुरू है। 26 अप्रैल को वायनाड का इलेक्शन खत्म हो जाता है। 27 से 3 के बीच पर्चा दाखिल होना है अमेठी में, 27 से 3 के बीच पर्चा दाखिल होना है रायबरेली में। इन दोनों जगहों पर 5वें चरण में मतदान होना है। मामला बड़ा सिंपल है। वहां के इलेक्शन को खत्म करने के बाद यहां कांग्रेस पूरी तरह से कंसंट्रेट करेगी और पार्टी में ये इस बात को लेकर के एक मत है, सब लोग, सर्वमान्य ओपिनियन है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि चुनाव राहुल को अमेठी से और प्रियंका को लड़ना चाहिए रायबरेली से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर भारत में पांव पूरी तरह से उखड़ जाएंगे और आप लड़ते हुए नजर आते हैं। हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है, तो कम से कम जीवित है पार्टी, लड़ रही है पार्टी, ये स्पष्ट दिखेगा। हार और जीत यहाँ पर तो जनता के हाथों में है, खैर। लेकिन चलिए, राहुल गांधी का तो समझ में आता है, ऊपर वाला इसका मतलब जनता ही माने। हाँ, चुनाव में, लोकतंत्र में तो ऊपर वाला। हाँ, आप ये समझिए कि राहुल गांधी के लिए बहुत ही सोची समझी एक रणनीति तैयार की गई है, जिसमें वो वायनाड भी लड़े, वो अमेठी भी लड़े। और कहना नहीं पड़ेगा हिमांशु कि अगर उनकी जीत होती है अमेठी में, अगर उनकी जीत होती है अमेठी में, तो इस बार वो वायनाड के सांसद नहीं रहेंगे, वो अमेठी के ही सांसद रहेंगे। अब इसका एक आधार ऐसे बना है कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली और पहुंची वो अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में जब आई, तो वहां पर पार्टी का एक काम यह भी था कि फीडबैक कैसे लेना है, और लोगों ने बहुत ही खुले दिल से राहुल गांधी और उनको वहां पर रिसीव किया। राहुल गांधी का बाकी जगहों पर जो भी रिसेप्शन रहा हो, लेकिन अमेठी रायबरेली में यात्रा को बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसकी वजह ये थी कि लोग कहीं ना कहीं एक सेक्शन वहाँ पर है, उसको लगता है कि हमने वोट राहुल गांधी के जो खिलाफ किया था, इस बार हम नहीं करेंगे। ऐसा फीडबैक दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ कि हाँ, वो नेता थे वहाँ पर और उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर एक सर्वे किया। जो भी 15-20 घंटे वो उस इलाके में रहे और घूम घूम करके उन्होंने, सीनियर नेताओं ने वहाँ पे किया, और उसके बाद उन्होंने एक फीडबैक प्लान जो तैयार किया, उसमें अमेठी और रायबरेली में तमाम जो वहाँ के संगठन के लोग हैं उसमें बदलाव किया है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस हैं, जो ब्लॉक लेवल पे पदाधिकारी हैं पार्टी के, सबों में बदलाव किया है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जो आती हैं वहाँ पर, वो तमाम असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में कौन मजबूत है, कैसे कौन प्रभारी रहेगा, ये सब अंडरग्राउंड लेवल पे तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। लोगों को दिल्ली बुला करके, वहाँ के लोगों को दिल्ली बुला करके बैठकें यहाँ हुई हैं।
ये सब तैयारियां किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए तो होती नहीं है। अच्छा, चलिए राहुल गांधी का समझ में आता है क्योंकि वो 2 सीटों से दावेदारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से लड़ना चाहती हैं तो अभी से घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रायबरेली को लेकर क्या दिक्कत है? अमेठी से बंधा है रायबरेली। रायबरेली और अमेठी एक ही चरण में चुनाव है। अगर रायबरेली की घोषणा हो जाती है तो अमेठी के ऊपर जो एक सस्पेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद भेद खुल जाएगा और ये बात वायनाड पहुंच जाएगी। तो सबको दबा करके रखो और कोशिश ये करो, इंतजार करो। मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्लान को बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी और वो उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार चुन भी रही होगी। देखिए, अभी कांग्रेस के लिए बहुत माकूल स्थिति तो जरा भी नहीं है। अमेठी और रायबरेली में उनके पास कोई सीट नहीं है, कोई भी सीट असेंबली की नहीं है उनके पास, एमएलए नहीं है उनके। ऊपर से समाजवादी पार्टी के जो मजबूत नेता थे उस क्षेत्र में, जैसे मनोज पांडे की बात कर लीजिए, ऊंचाहार से थे जो रायबरेली क्षेत्र में आता है, तो वो तो क्रॉस करके चले गए। अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें वो चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं वही रायबरेली में उम्मीदवार आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए गायत्री प्रजापति की पत्नी अमेठी में, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद वो है महाराजी प्रजापति, ऐसे कुछ नाम है उनका, विधायिका है, और वो भी चली गई। तो समाजवादी पार्टी के भी जो लोग जीते हुए थे उसमें से मजबूत लोग चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो ना अमेठी में और ना ही रायबरेली में माकूल स्थिति नहीं है। लिहाजा राहुल गांधी को वायनाड से लड़ा करके और फिर अमेठी लड़ाना जो है वो रणनीति का इसलिए हिस्सा है कि अगर फिर से अमेठी में हार हो जाती है, फर्ज करें, तो कम से कम लोकसभा पहुंचने की दिक्कत नहीं रहेगी। प्रियंका का डेब्यू इलेक्शन है, प्रियंका रिस्क कवर कर रही हैं क्योंकि उनके लिए भी सीट तैयार थी। दक्षिण में खम्मम की सीट थी जो चुना गया था कि भाई ये सीट वो लड़ेंगी, और वहां के दावेदार को राज्यसभा दे दिया गया था, रेणुका चौधरी को। लेकिन अब वहां किसी स्थानीय नेता के किसी संबंधी को दिया जा रहा है टिकट, और वो सीट अब वहां तेलंगाना के ही लोगों के बीच रहेगी। वो वहां प्रियंका गांधी नहीं जा रही हैं, तो वो रिस्क लेने के लिए प्रियंका गांधी के केस में तैयार हैं कांग्रेस वाले, और राहुल गांधी के केस में उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन, क्योंकि वो पिछली दफा ही क्रिएट हो गया था, तो वो बैकअप ऑप्शन उन्होंने वायनाड को रखा है। इतना बड़ा गुणागणित है अमेठी और रायबरेली के पीछे। आप देखेंगे 27 अप्रैल को नाम आ जाएंगे, या 28 अप्रैल को या 27 अप्रैल के शाम में ही नाम आ जाएंगे, और उसके पहले नाम नहीं आएंगे, ये भी करीब करीब तय है वहाँ के, क्योंकि वायनाड का जो क्रूशियल इलेक्शन है उसके ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े, और जो लेफ्ट वालों की नाराज़गी है वो भी इसी तरह से शांत कर दी जाएगी कि भाई आप क्यों हम खाली कर रहे हैं, आप नाराज़ मत होइए, और वो सीट खाली कर दी जाएगी। और फिर जाहिर है कि उस सीट पर हो सकता है कि यानी राजा को दोबारा से कांग्रेस ही सपोर्ट करे। और ये खेल जो है अमेठी भी सेट कर देगा और वायनाड भी सेट कर देगा, और इधर जो रायबरेली को लेकर जो डेब्यू है प्रियंका गांधी का वो भी सेट हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं जो स्थिति अब आने वाले समय में और स्पष्ट होगी। फिलहाल के लिए ये गुणागणित दिख रहा है कि अमेठी और रायबरेली में इस वजह से नहीं घोषित किए जा रहे हैं नाम, क्योंकि अभी से भेद खुल गया तो फिर गेम बिगड़ सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।